अस्सलामुअलैकुम। आज बिटकॉइन $108,000 को टच किया है और मेरी कम्युनिटी में से काफ़ी सारे दोस्त मुझसे ये सवालात कर रहे हैं कि क्या हमें बिटकॉइन को इस वक्त बेच देना चाहिए और इसके अलावा कुछ और मतलब डी पिन और डी साई ये क्या चीज़ें हैं और इन पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किस तरीके से की जाती हैं। इन सब चीज़ों के हवाले से मैं कुछ जवाब दूंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर सकता हूँ जो कि मैं खुद अपने लिए कर रहा हूँ और क्या मैं बिटकॉइन को सेल करूंगा एट दिस स्टेज या नहीं। तो इसमें दो तीन सूरत हाल हैं। पहली सूरत हाल ये है कि फर्ज करें आप एक प्रॉफिट में हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं और आपको उस पैसे की ज़रूरत है, यानी कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं ज़्यादा, तो डेफिनेटली आप पैसा लेके निकल जाएं। लेकिन अगर क्योंकि अभी तक ओल्ड सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी अगर आप यहाँ पर चार्ट पे देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी ही यहाँ पर जो है 58 पे यहाँ से मैसिवली नीचे गिरेगी। तो यानी कि मेगा ओल्ड सीजन हमें जनवरी से मार्च के दरमियान इंशाल्लाह मिलेगा, अगर हम तारीख के पिछले 4 साल के बिटकॉइन का ट्रैक रिकॉर्ड और मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें होता क्या है कि पैसा आपका रोटेट होता है। पैसा रोटेट किस तरह होता है कि अगर आपने बिटकॉइन में पिछली बेयर मार्केट में लिया हुआ था और बिटकॉइन में अभी आप प्रॉफिट में हैं, तो आप अपने बिटकॉइन को कन्वर्ट करते हैं जो कि टॉप के कॉइन्स हैं। जिस तरह इस साइकिल में सोलाना हो गया, सुई हो गया, XRP ने भी लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। XRP का क्योंकि जो है अमेरिका की हुकूमत वगैरह बदल गई है और वो प्रो गवर्नमेंट है, तो वो भी एक अच्छे रिटर्न्स इस साइकिल में दे सकता है। तो टॉप के जो कॉइन्स हैं उनमें पैसा कन्वर्ट किया जाता है। अभी बिटकॉइन अगर इस वक्त 107 108 पे है, तो जैसे ही ओल्ड सीजन स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली बिटकॉइन भी चढ़ेगा। लेकिन बिटकॉइन अगर जाता है $150,000 पे और ओल्ड कॉइन्स जो हैं वो 100-200% से ज़्यादा बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करते हैं, तो आपका रिटर्न लेट्स से कि आपके पास 100 दिनार आपको इस वक्त मिला है, आपने शायद 50 दिनार पे परचेजिंग की हुई थी बिटकॉइन की। तो अगर आप 100% प्रॉफिट में हैं और आपको अगर कोई माशियाती मसाइल नहीं है और आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। आप उसको ओल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं फिलहाल ओल्ड कॉइन्स में अभी तक मैंने कन्वर्ट नहीं किया है। मैं बहुत क्लोजली बिटकॉइन की डोमिनेंस को मॉनिटर कर रहा हूँ। जैसे ही इसकी डोमिनेंस थोड़ी सी गिरनी स्टार्ट होगी, मैं उसे फौरन काफ़ी सारी बड़ी तादाद में फुल कभी भी बिटकॉइन को कन्वर्ट नहीं करता हूँ ओल्ड कॉइन में, लेकिन एक मेजर पोर्शन में ओल्ड कॉइन में कन्वर्ट करूँगा। तो वो एक उसका मकसद ये होता है कि मैं सतोशीज यानी कि बिटकॉइन की जो जिस तरह दिनार 1 रुपये के जो है पैसे होते हैं, तो इसी तरीके से बिटकॉइन की जो छोटी करेंसी है उसे हम सतोशीज कहते हैं। तो मेरा उसमें ये टारगेट होता है कि मेरी अमाउंट ऑफ सतोशीज यानी कि बिटकॉइन ज़्यादा हो सके। उसमें फिजिकल करेंसी में मैं उसे नहीं देखता हूँ कि फिजिकल वैल्यू उसकी क्या है। तो वो स्टेज है कि ये स्टेज 4 साल में ये एक दफ़ा मौका आता है। अगर हम तारीख पे देखें, फ्यूचर किसी को नहीं पता होता है, पास्ट ट्रेंड्स के मुताबिक इस चीज़ का फैसला किया जाता है। तो फ़र्ज़ करें अगर आपको मसला नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है और आप रिस्क ले सकते हैं, यानी कि आपकी रात की नींद जो है अच्छी हो सकती है, तो आप ये रिस्क ले लें। और डेफिनेटली अच्छे कॉइन्स में इंसान को बदली करना पड़ता है और जैसे ही और आपको एंट्री लेने से पहले उसमें अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। लेट्स से कि आप सोलाना पकड़ रहे हो, इस वक्त $225-26 का है और कितनी प्राइस का वो जाएगा आपने उसे बेच देना है वापस। और मार्केट में पैसा कैसे रोटेट होगा, बिटकॉइन से टॉप के जो कॉइन्स हैं पहले उनमें पैसा रोटेट होगा, उसके बाद जो छोटे लो कैप्स हैं उनमें पैसा रोटेट होगा। बाय द वे, जैसे ही अगर बिटकॉइन 100% से अभी चढ़ चुका है, लेट्स से कि अगर उसके बाद 50% ऊपर चढ़ता है, तो ओल्ड कॉइन जो अच्छे हैं वो 100-200% चढ़ेंगे और उसके बाद जो छोटे हैं लो कैप ओल्ड कॉइन्स वो आपको 400-500% तकवीर में से कहीं चढ़ते हुए दिखाई देंगे, कुछ उससे भी ज्यादा चढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप जितने नीचे जाते जाएंगे आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो आपको अपना टारगेट पहले फिट करना है। लेट्स से कि आपके पास इस वक्त 100 दिनार बन गए, हाँ भाई आपको इस मार्केट से 400 दिनार बनाना है। तो जैसे ही आप उस टारगेट को हिट करूं, आप कैश आउट होना शुरू हो जाएं। लेकिन अगर आप वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं और मार्केट से भी नहीं निकलना चाहते हैं, तो आप होल्ड कर सकते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन अगर 100 दिनार का हो गया तो 150-140 दिनार का आपको रिटर्न दे जाएगा। और अगर नहीं होता तो आप जो है निकल सकते हैं अगर आपको फौरन ज़रूरत है इस वक्त।
इन सारे सिनारियोज में डेफिनेटली हर बंदे की अपनी इस्तात और उसके मुताबिक वो रिस्क फैक्टर होता है, तो इन चीज़ों का नज़र आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको मार्केट से ना तो कभी कंप्लीट आउट होना चाहिए, ना ही कंप्लीट इन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेट से आपने 100 दिनार बना ली है, मतलब आपने 50 डाला था, उसमें से आपको 50 दिनार जो है प्रॉफिट हुआ है। आप रिस्क को कम करना चाहते हैं, आप 50 दिनार कैश आउट कर लें या 20 दिनार कैश आउट कर लें और बाकी से आप थोड़ा थोड़ा रिस्क लें। अगर वो और बनता तो इससे ये होगा कि आपको ये होगा कि मैंने कुछ पैसा निकाल दिया है या ओरिजिनल जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो निकाल दी है, तो बाकी से मैं मजीद रिस्क ले रहा हूँ। उसमें इंसान को मेंटल क्लैरिटी भी आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझने में, अपना रिस्क एपिटाइट और आपको रिस्क मिटिगेशन को समझने में मदद करेगी। बाय द वे बिटकॉइन ऑलरेडी $107,000 से ऊपर हो चुका है। आज तकरीबन $108,000 को बिटकॉइन ने टच किया है और ये अनकरीब आपको 114 से $120,000 पे दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा कुछ दोस्तों का सवाल था कि डीपिन क्या चीज़ है, ज़रा इसके हवाले से बात कीजिए। तो डीपिन बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसका ये बेसिकली ब्लॉकचेन पे बनाया जाता है और ये आप मुख्तलिफ किस्म की इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि आप उसमें अगर कम्युनिटी, आप एक इंडिविजुअल हैं जो उसमें अपना किरदार इख्तियार करते हैं, तो आप मोनेटाइज होते हैं। मोनेटाइज से मुराद ये है कि आप इंसेंटिवाइज होते हैं, यानी कि आप कोई काम करेंगे तो उसके बदले आपको पे आउट मिलेगा। आप दुनिया में कहीं भी हो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं और एज अ यूजर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इस्तेमाल करते हैं वो उसका खर्चा लेते हैं। और ये एक किस्म का डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डीपिन, और ये कामयाब तरीन ब्लॉकचेन पे बेस होता है, किसी भी ब्लॉकचेन पे हो सकता है। ये एक कामयाब तरीन तजर्बा है और इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त हैं। उसके हवाले से भी मैं बात कर लेता हूँ। रेंडर मशहूर ज़माना है, उसके अलावा बिटटेंसर, हीलियम, आरवीव। अभी आरवीव क्या है कि आपके डाटा स्टोरेज डिसेंट्रलाइज वे में होती है। हीलियम क्या है, आपका इंटरनेट वगैरह जो है वो डिसेंट्रलाइज वे में होता है। अभी आप पाकिस्तान में बैठे हुए, लेट्स से आप हीलियम की डिवाइस इनसे ख़रीदते हैं और आपके एरिया में अगर आपके कंपटीटर नहीं है, आप अपने इंटरनेट से इसके साथ, इसकी मशीन के साथ वो लगाएंगे और उस एरिया में डिसेंट्रलाइज नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, तो ये अपना टोकन आपको देगा और आपको उस टोकन को बेच के आप अपनी कमाई कर सकते हैं। लोग उस डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आरवीव है डिसेंट्रलाइज। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज पड़ी हुई है, आप इनके नेटवर्क, इनकी वेबसाइट पे जाके इनके नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं और डिसेंट्रलाइज तरीके से आप लोगों को, जिस तरह क्लाउड स्टोरेज है उसी तरीके से आप ये दे रहे होते हैं। रेंडर, अगर आपके पास जीपीयू है और वो जीपीयू आपने महंगा लिया हुआ गेम वगैरह के लिए या किसी चीज़ के लिए और इस्तेमाल नहीं करें, तो आप उसे मोनेटाइज करें। अगर अभी कोई बंदा मूवी बना रहा है, कोई बंदा एडिटिंग कर रहा है या कोई गेम्स खेल रहा है, तो वो आपके उस रेंडर पावर को, जीपीयू पावर को यूज़ कर, कोई बंदा एआई के कोई प्रोटोकॉल्स वगैरह बना रहा है तो उसको कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो वो डिसेंट्रलाइज वे में जो है वो लेगा और उसके बदले आपको रेंडर के टोकन्स मिलेंगे। तो ये, उसके अलावा आयोज है कंप्यूट पावर के लिए, मुख्तलिफ किस्म के आकाश नेटवर्क, ग्रास, तो ये सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। ये डीपिन एक कामयाब तरीन, आप कह सकते हो कि मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स पे डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक कामयाब तरीन सोच है और जो कि इस वक्त आपको रियलिटी में दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो मैंने कुछ अर्सा पहले आपके साथ शेयर किया था नोसाना के हवाले से, ये भी डिसेंट्रलाइज कंप्यूट के हवाले से। गालबन मेरी परचेज तकरीबन 0.4 के आसपास इस जगह पे हुई थी और मैंने चैनल पे भी शेयर किया था इसके हवाले से। इसकी एक बहुत ये अब एक अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट है, मैंने इस पर रिस्क लिया हुआ है, मेरी इसके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। मैंने गालबन काफ़ी दफ़ा पहले भी इसके हवाले से जिक्र किया था। आप लोग अपनी रिसर्च करके इस पर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ैसला या ना करने का फ़ैसला कर सकते हैं। हाल ही में इन्होंने ऐलान किया है कि इनका मेन नेट 14 जनवरी 2025 को लॉन्च होगा। तो ये भी एक बुलिश न्यूज़ है। नोसाना बेसिकली एक कंप्यूट पावर देता है आप एआई की जो फ्यूचर वगैरह और जीपीयू एक्सेस के हवाले से, और आप देख सकते हैं इनके स्टैटिस्टिक्स वगैरह एक्सप्लोरर पे। इनके पास एनवीडिया का A100 जीपीयू वगैरह 4090, 3090 काफ़ी सारे हैं इस वक्त, और इस वक्त ऑनलाइन जो जीपीयू नोड्स हैं वो तकरीबन 691 हैं इनके। इतनी जॉब्स को इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, कितनी क्यू में हैं, तो ये लोग पेड आउट हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई जीपीयू वगैरह घर पे है
और आप इनके नेटवर्क को कनेक्ट करके और आप ये इनकी जो भी कीवर्ड में जॉब्स वगैरह हैं इन्हें लेके आप उसको जो है कंप्लीट करेंगे और यू विल गेट पेड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो गालिबन मैं अपना वॉलेट कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। और मैं इसको स्टेकिंग मैंने क्योंकि लिया था बहुत अर्ली स्टेज पे, तो मेरा सेल करने का प्रोग्राम नहीं था, तो मैंने इसे स्टेकिंग पे लगा दिया था। तो गालिबन मुझे तकरीबन नेटिवली इसे 26% से ऊपर स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिल रहा है। 26% पैसिव इनकम लिटरली बेयर मार्केट में की जाती है। बेयर मार्केट में आप अर्ली स्टेज जो भी प्रोटोकॉल इस काबिल होता है कि इसमें सलाहियत हो, आप उसकी टीम वगैरह सबको देखते हैं रिसर्च करके, तो मुझे दिन का तकरीबन $1 के करीब यहाँ से मिल जाता है बगैर कुछ भी किए हुए। तो इसके हवाले से मतलब ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है डेफिनेटली, लेकिन आप अपनी रिसर्च कीजिए और अगर आपको लगता है कि इसमें दम है तो यू कैन गो अहेड। इसके अलावा अगर हम बात करें DeSci के हवाले से, ये हाल ही में नया कॉन्सेप्ट आया है और DeSci बेसिकली डिसेंट्रलाइज साइंस के हवाले से है कि इसमें बेसिकली मसाइल क्या होते हैं कि अगर आप एक रिसर्चर हैं, कोई आप रिसर्च के लिए डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उसके अलावा कोलैबोरेशन वगैरह के लिए पेपर वर्क होता है और डाटा साइंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ों को वो लेवरेज करके ब्लॉकचेन पे लाना चाह रहे हैं। तो इससे कम्युनिटी ड्रिवन होगी, बेसिकली आप इंसेंटिवाइज होंगे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो कुछ करना चाहते हैं, और ओपन टू एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप उसमें मतलब वो एज अ टोकन हो सकता है, NFT हो सकता है, डाउ की सूरत में हो सकता है, तो इस पर प्रोटोकॉल्स मुख्तलिफ बनेंगे। ये ज़्यादा चांस है या 2025 में आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसके दिखाई देंगे, कुछ पे काम हो रहा है बहुत अर्ली स्टेज पे, या आपको ज़्यादातर 2025 में दिखाई देंगे बुल साइकिल के टॉप पे, या अगली बेयर मार्केट में इन पे काफ़ी ज़्यादा काम होगा। तो मतलब एकेडमिक रिसर्च वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसके इस्तेमाल से कर सकते हैं। और बाय द वे मैंने आपके इसके अलावा आपको शेयर करना था कि नोसाना का, आप यहाँ पर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ये क्रिप्टो स्टेकिंग पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है, तो मैंने गालिबन 9 महीने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वक्त इनका तकरीबन 29% APY था। वो जैसे ही इसका क्लिफ ज़्यादा होता जाता है आगे, तो टोकन ज़्यादा मार्केट में आते हैं तो APY इसका कम होता जाता है। अब मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल कार्डानो, एवलांच, एटम, पोकाडॉट, सोलाना वगैरह सबको स्टेक करके कैसे आप पैसिव इनकम वगैरह जनरेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ से अगर आप चाहते हैं। लेकिन ये बुल साइकिल में आप जो है स्टेकिंग वगैरह नहीं करते हैं ज़्यादातर। ये टाइम है आपकी स्टेकिंग को अनलॉक करने का आगे 1-2 महीने में। बेयर मार्केट में जब भी आप होता है, हाँ भाई आपने सस्ते में एक प्रोजेक्ट लिया है, आपको मालूम है कि अगर कुछ करना नहीं है, आप ड्यूटी पे जाते हैं या कुछ, तो आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है, क्योंकि इंसान काम एक ख़ास हद से ज़्यादा काम करके थक जाता है, जबकि पैसा कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। तो बेयर मार्केट में अच्छा प्रोजेक्ट रिसर्च करें और उसे जो कि स्टेकेबल हो और आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा बिटकॉइन का एक और भी चीज़ है, जैसे कि मैंने शुरू में शेयर किया था कि बिटकॉइन को या तो आप बेच सकते हैं या आप उसको बदली कर सकते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन का पिछले साइकिल में लोगों ने बहुत पैसा बनाया था इथीरियम के DeFi को इस्तेमाल करके। तो इस साइकिल में ज़ाहिर है वो मैच्योर हुआ है ऑलरेडी, तो उस पर पैसा तो बनेगा, लेकिन हर आम बंदे के लिए नहीं है। इस साइकिल में एयर ड्रॉप फार्मिंग की जा रही है बहुत तेजी से, अर्ली स्टेज है। बिटकॉइन का DeFi सिस्टम यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम, आप वहाँ पर स्टेकिंग भी कर सकते हो, यील्ड फार्मिंग भी कर सकते हो, मुख्तलिफ लिक्विडिटी पूल्स का हिस्सा बन सकते हो। डेफिनेटली लेंडिंग बारिंग भी होती है, हलाल हराम उसमें होता है। यील्ड फार्मिंग के कई तरीक़ेकार होते हैं और आप पॉइंट कलेक्शन कर सकते हो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल पे। ये गालिबन मैंने कल हाँ मेरे ख्याल से परसों मैंने ये वीडियो बनाई थी। इस पे 2 प्रोटोकॉल मैंने शेयर किए थे जहां पे आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तकरीबन मैं इस वक्त 7 से 8 ऐसे प्रोटोकॉल हैं बिटकॉइन के जिन पे मैं अपनी एयर ड्रॉप की फार्मिंग कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ क्या होती है तो उसके हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, तो क्योंकि इस साइकिल में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मैसिव रिटर्न्स हमें बिटकॉइन के DeFi से मिल सकते हैं 2025 में। तो क्योंकि इसका प्रोटोकॉल जो है, क्योंकि बिटकॉइन पहले आप परचेज करते थे और रख देते थे तो आपको उस पर कमाई नहीं आ रही थी, जबकि इथीरियम और बाकी प्रोटोकॉल्स पे हम कमाई कर रहे होते थे। तो अब बिटकॉइन को आप जो है
डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इस्तेमाल करके आप लिक्विडिटी माइनिंग कर सकते हो, स्टेकिंग कर सकते हो बेबीलोन पे, बेराचॉन पे, मतलब बहुत सारी चेन्स वगैरह पे। और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ चेन्स की जो हैं आप टाइम स्टैंपिंग कर सकते हो बिटकॉइन को जो है एज अ मेन चेन रख के। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पैसिव इनकम का जरिया बनती हैं। अगर चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो होगी, क्योंकि उस पर काफ़ी मेहनत लगती है वो सारी चीज़ें समझाने में। तो मुझे कमेंट्स में पूछिए अगर चाहती है कम्युनिटी, तो उसके हवाले से मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि एयर ड्रॉप फार्मिंग आप 7 या 8 प्रोटोकॉल्स करें, उनमें से अगर एक भी आपका सही चल जाए तो आप 10 से 15 हज़ार डॉलर बना सकते हो। और एयर ड्रॉप फार्मिंग में ये चीज़ होती है। डेफिनेटली उसके अलावा रिस्क भी होते हैं फ्रॉड वगैरह के और ये सारी चीज़ों के, लेकिन मैं जिन प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहा हूँ वन ऑफ द टॉप में है। प्रोटोकॉल फेलियर हो सकता है, फ्रॉड के चांसेस कम लगते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अगर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एयर ड्रॉप फार्मिंग आपके लिए है या नहीं, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और थोड़ी समझ भी होनी चाहिए। उसके अलावा मार्केट में कुछ बहुत बुलिश खबरें हैं। अगर बिटकॉइन 111,000 और 111 को टच करता है तो 2.14 बिलियन की लिक्विडेशन हो सकती है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि बैन करना चाहिए जितने भी कांग्रेशनल हैं उनको स्टॉक ट्रेडिंग से। ये पिछले अरसे में काफ़ी शोर शराबा हुआ था, ख़ास करके इनकी पार्टी में से जो हैं वो कांग्रेस के वो मतलब इनसाइडर वगैरह के हवाले से काफ़ी शोर था कि हाँ भाई वो लोग इतना पैसा स्टॉक से किस तरीके से हर दफ़ा की उनकी ट्रेड कामयाब किस तरह होती है। बाय द वे ऑफिशियल है गोल्ड के ETF और वर्सेस ETF BTC के ETF को आप अगर देखें तो फ्लिप कर दिया है बिटकॉइन के ETF ने। आप देख सकते हैं BTC ETF हैव सरपास्ड गोल्ड ETF इन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, फ्लिपिंग गोल्ड डिस्पाइट इट्स 20-year लीड। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, मतलब सोना 20 साल में जाके इतनी ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट में आया है और बिटकॉइन 129 बिलियन से ऊपर हो गया, सोना भी 128 बिलियन पे है। इसकी जो जितने भी ETFs की एसेट मैनेजमेंट की बात हो रही है। यूरोपियन MP हैं सारा कोनाफो, उन्होंने कहा है कि EU को रिजेक्ट करना चाहिए डिजिटल यूरो और स्टैब्लिश करना चाहिए स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, यूरोप अगर इस चीज़ को लेता है। सोलाना के हवाले से मैं काफ़ी बुलिश हूँ और जैसे ही सोलाना मतलब ऑल्ट कॉइन सीज़न होगा तो मेरी अपनी राय है कि आपको 360 से 400-410 डॉलर के दरमियान सोलाना आपको पॉप होता हुआ दिखाई देगा। खाली यही नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ में जब ऑल्ट सीज़न आएगा तो किसी भी चीज़ में पैसा डालोगे सारे कॉइन्स चढ़ेंगे। बिटकॉइन भी जाएगा ऊपर, लेकिन ओल्ड कॉइन्स ज़्यादा जाएंगे। पहले बिटकॉइन ऊपर जाता है, फिर वो साइडवेज जाता है, और ओल्ड जितने भी हैं हम नॉर्मली से मज़ाहिया अंदाज में ये कहते हैं पहले बाबा ऊपर जाता है तो बाद में उसके बचुंगड़े जो होते हैं वो सारे जो छलांगे ज़्यादा मारते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाते हैं। तो ओल्ड कॉइन सीज़न में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, अच्छे कॉइन्स जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से जाते हैं, जिनके पीछे एक रियल वैल्यू होती है, वो आपको ज़्यादा पॉप होते हुए दिखाई देंगे। और कोशिश कीजिए करें, हाँ ठीक है कुत्ते बिल्ली मीम वगैरह के हवाले से भी लोग करते हैं, जो सा भी प्रोजेक्ट कोई वैल्यू एक्योर नहीं करता, यानी कि उससे एक पर्पस या कोई मसला है उसका हल वो नहीं ढूंढ रहा है, यानी कि वो प्रोजेक्ट में किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर रहा है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं पैदा कर रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। तो जो उनसे प्रोजेक्ट ऐसे मसलों को हल करते हैं वो इवन के साइकिल्स दर साइकिल भी चलते रहते हैं। तो इस चीज़ पे गौर कीजिए, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ होती है। कनाडा का फेडरल डेफिसिट हिट हुआ है 61.9 बिलियन पे, इसने टारगेट्स को एक्सीड कर दिया है। तो इस वजह से जो रेजिग्नेशन ले रहे हैं वो उनके का फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड को रिज़ाइन होना पड़ेगा। उनकी कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह भी थी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन क्या बोलते हैं ट्रूडियो के साथ, गालिबन होपफुली मैं सही कह रहा हूँ उन्हें। ओपन AI जो है उन्होंने रोल आउट किया है चैट GPT का रियल टाइम में आप उसको सर्च वगैरह सारे यूज़र्स के लिए, ये अभी गूगल के मुकाबले के लिए, क्योंकि गूगल ने हाल ही में विलो और काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। अगर आप चाहते हैं क्वांटम टेक के हवाले से तो डेफिनेटली कमेंट्स में पूछिएगा, तो उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको समझाना पड़ेगा क्या वो
बिटकॉइन के लिए ख़तरा है या नहीं, अगर आप चाहते हैं तो उसके हवाले से एक मैं, क्योंकि वो एक एजुकेशनल चीज़ है तो उस पर कंटेंट को तैयार करने में टाइम लगता है, तो अगर आप चाहते हैं तो उसके हवाले से मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा कि उसका रिस्क है क्या हमारे बिटकॉइन के सीड फेस और बाकी चीज़ों को। आप लोगों को याद होगा कि जब पिछली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो टिकटॉक के काफ़ी ख़िलाफ़ थे, तो इस दफ़ा उनका थोड़ा स्टैंस चेंज हुआ है। उन्होंने मीट किया है टिकटॉक के सीईओ को और हिंट किया है कि रिवर्सिंग जनवरी बैन। वो इनको हुआ ये है कि मेरे पास गालिबन टिकटॉक पे शायद आपको वो वीडियो भी मिल जाए, इनके टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा एक अकाउंट पे जो है एडवर्टाइजमेंट और मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के साथ बातचीत हुई, तो उनको उसकी पावर की समझ आई है, तो ही एक्चुअली स्टार्ट लाइकिंग इट टू बी ऑनेस्ट। तो आप अगर टिकटॉक पे सर्च करेंगे तो आपको ये काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। सो मैंने ट्राई किया था, मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं मिली थी। तो खैर उसके अलावा हाइपर लिक्विड जो है उसकी मार्केट कैप 7.5 बिलियन की हो गई है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। और इथीना का स्टेबल कॉइन USDTB, ये सारा DeFi है बाय द वे, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, सही पैसा वहां पे बनता है। ठीक है, बिटकॉइन को माजी में हम लोग क्या करते थे, खरीद लिया, रख लिया, ऊपर चढ़ गया तो बेच दिया, लेकिन आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो उन चीज़ों के हवाले से, खास करके बिटकॉइन का DeFi इस वक्त अर्ली स्टेज पे हम वहाँ पे पैसा बना सकते हैं। रिस्क होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। बाय द वे इथीना का भी USDTB स्टेबल कॉइन है, उसने पहले दिन में 65 मिलियन की टोटल वैल्यू लॉक हुई है उसमें, तो ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाय द वे UK का वो प्रपोज कर रहे हैं क्रिप्टो के खिलाफ मज़ीद स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह, इनोवेशन इस तरह निकल जाती है। और क्रिप्टो मिलियनर, जिन्हें हम सिलियनर कहते हैं क्रिप्टो की ज़बान में, हमने मिलियनर्स नहीं सिलियनर्स कहते हैं, तो वो भी मुल्क को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसी वजह से लोग ज़्यादातर जो है मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, कनाडा वगैरह में आप रहते हो 40 से 50% के दरमियान तो आपका टैक्स चला जाता है। तो यही चीज़ यूरोप में भी है, UK में भी है, मतलब मुख्तलिफ है, 30 से 50 के दरमियान मुख्तलिफ जो है वो लेते रहते हैं। और बाईबिट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो टर्मिनेट करेंगे विड्रॉल और कस्टडी सर्विसेज फ्रांस में 8 जनवरी से। तो ये भी जो है फ्रांस में भी जो है सख्ती काफ़ी हो रही है। SEC ने अप्रूव कर दिया है क्रिप्टो वॉलेट है बाय द नेम मेकर एक्सोडस। पिछले साइकिल में मैंने इसे काफ़ी इस्तेमाल किया था, अच्छा वॉलेट है। उसे अप्रूव किस लिए किया है कि NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए, तो इसे डिनाई किया था बेसिकली पहले इन्होंने मई में, तो क्योंकि हालात बदल रहे हैं, नई पार्टी आ रही है, सारी चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी इंशाल्लाह। और FTX जो है वो जो है अभी पैसा देना शुरू करेगी वो सारे लोगों को जिनका पैसा जो है पिछले साल का पिछले बेयर मार्केट में जो है वो हुआ था तमाशा एक बहुत बड़ा, तो जिससे बिटकॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा गिरा भी था और हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली थी बाई करने की। तो क्रैकन और बिटगो उसके पार्टनर हैं, तो जाहिर बात है जब इतना सारा पैसा उन लोगों को मिलेगा तो वो लोग तो क्रिप्टो होल्डर्स हैं पहले भी, तो ये पैसा भी मार्केट में आएगा, ये एक फ्रेश पैसा है। कल भी बिटकॉइन के ETFs में बहुत बड़ा इन्फ्लो आया है, स्पॉट ETF में 636 मिलियन का, और इथेरियम के में भी 51.10 मिलियन का इन्फ्लो आया है। लिक्विडेशन के हवाले से देखें तो कल 281 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, लॉन्ग और शॉर्ट आप देख सकते हैं। और एक्सचेंजेस में भी अगर आप देखें तो बाइनेंस पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लिक्विडेशन हुई है। अभी तक जो है टोटल आप क्या देख सकते हैं कि अभी तक बिटकॉइन का सीज़न ही चल रहा है। ओवरऑल पेंगू काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, वर्चुअल भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिनों से पॉप कर रहा था, तो डेफिनेटली एट सम पॉइंट पीपल आर गोइंग टू टेक प्रॉफिट टेकिंग करेंगे लोग, तो ये भी गिरा है। और अगर हम बिटकॉइन की निस्बत देखें तो तकरीबन और भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा। फेयर एंड ग्रीड एक्सट्रीम है, जब भी फेयर एंड ग्रीड इतना ज़्यादा होता है तो थोड़ी करेक्शन आनी बनती है, लेकिन बुल साइकिल्स में हम लोग एक्सट्रीम ग्रीड पे लॉन्गर टर्म्स के लिए रह सकते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। और मार्केट कैप 3.76 ट्रिलियन का है, और इस वक्त बिटकॉइन तकरीबन 106,600 का, आज 108,000 को भी इसने टच किया है। पिछले 24 घंटे में
आप देखें तो काफ़ी सारे कॉइन्स जो हैं ये जो चढ़े हैं ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।